कंटिन्यूटिंग। और आज इंशाल्लाह हम लोग ट्रांसफार्मर को ख़त्म करेंगे और देन वी विल डू रेक्टिफिकेशन इन टुमारोज क्लास। कल वाली क्लास में हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा इसी वीक के अंदर हमारा सिलेबस भी जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसफार्मर। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास जो है वो एक प्राइमरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं और ये प्राइमरी कॉइल का अल्टरनेटिंग करंट एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से आयरन कोर के थ्रू या आयरन ब्लॉक के थ्रू जो है वो लिंक होता है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए अपने अंदर एक ईएमएफ बनाती है, and that EMF actually opposes the rate of change of magnetic flux। ठीक है, और यही वजह है कि आपने क्या देखा था कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान में जो फ्लक्स बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, यानी जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का है वो प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स लिंकेज को हमेशा अपोज कर रहा होता है, उसको कभी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ही वो अपने अंदर ईएमएफ को जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफार्मर जो है, ऑल्दो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे किस्म के लॉसेज होते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी ट्रांसफार्मर को अगर हम 100% एफिशिएंट कंसिडर करें तो उसकी रिस्पेक्ट से हम एक ट्रांसफार्मर इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उसी से फिर हम उसके दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। हमारे पास दो किस्म के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होता है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और करंट जो होता है वो प्राइमरी कॉइल का ग्रेटर होता है सेकेंडरी कॉइल से। यानी सिर्फ करंट वाली चीज़ जो है उल्टी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। NS क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। NP क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसी तरीके से VS वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी IP करंट इन IS सेकेंडरी। वेरिएबल्स याद रखिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की प्राइमरी में से मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी से, और इसी तरीके से IP जो है वो IS से बड़ा होता है। यानी करंट जो है बस उल्टा होता है, बाकी सारी चीज़ें नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज एक जैसे होते हैं। इसी तरीके से सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप की जगह स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है ये ग्रेटर होती हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। बिल्कुल उसका वाइस वर्सा होता है। वोल्टेज इन प्राइमरी जो होता है वो ग्रेटर होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी, और करंट इन सेकेंडरी जो है वो ग्रेटर होता है करंट इन प्राइमरी से। ये हमारे पास इंक्रीज वोल्टेज एंड डिक्रीज
है, ये इस काम में आता है, जबकि स्टेप डाउन जो है ये इंक्रीज करंट एंड वोल्टेज के काम है। तो ये आपके पास ये दो किस्म के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई सवाल पूछना है किसी ने पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस एनीवन? कॉपी हो गया? जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? अच्छा जी, अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है 100% एफिशिएंट हो जाए, अगर 100% एफिशिएंट हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जितना इनपुट होगा, पावर इनपुट होगी ट्रांसफार्मर में, उतना ही हमें पावर आउटपुट मिलेगी, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है? आईवी के। तो इनपुट पावर जो होगी वो एक्चुअली में होगी किसके अंदर? प्राइमरी कॉइल में। और आउटपुट पावर हमें कहां से मिलेगी? सेकेंडरी कॉइल्स। यानी हम ये कह रहे हैं कि पावर इन प्राइमरी कॉइल यानी पी इन बराबर होगा पावर इन सेकेंडरी कॉइल के पी आउट के, अगर 100% ट्रांसफार्मर एफिशिएंट है। अच्छा, करंट क्योंकि पावर क्योंकि आईवी के बराबर है, तो पी इन आईपी वीपी के बराबर हो जाएगा, और वी आउट किसके बराबर हो जाएगा? आई एस वी एस के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम आई को एक साइड पे कर लें और वी को एक साइड पे कर लें, तो वी पी अपॉन आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी। ये एक हमारे पास ट्रांसफार्मर की इक्वेशन बनती है, जिसमें जो रेशियो ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है ये बराबर होगा रेशियो ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी टू प्राइमरी के बराबर है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने ये पढ़ा है कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है जी। और इसी तरीके से हम प्राइमरी कॉइल के लिए हम ये कह सकते हैं, सेकेंडरी के लिए वी एस इज इक्वल टू के एन एस, और प्राइमरी के लिए हम कह सकते हैं वी पी इज इक्वल टू के एन पी। अगर हम दोनों इक्वेशन में के को सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाएगा वी एस अपॉन एन एस बराबर होगा के,
और Vp अपॉन Np के बराबर होगा K के। And we can compare these two equations now. So this will become Vs upon Ns is equals to Vp upon Np. अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को एक साइड पे कर लें और वोल्टेज को एक साइड पे कर लें तो फाइनल इक्वेशन बन रही है Vs अपॉन Vp इज इक्वल्स टू Ns अपॉन Np। ठीक है, सिंस Vs अपॉन Vp Ip अपॉन Is के बराबर है तो हम एक ट्रांसफार्मर का पूरा थ्योरम बना सकते हैं एंड दैट थ्योरम इज Ip अपॉन Is is equals to Vs upon Vp is equals to Ns upon Np. This is the transformer theorem. ठीक है भाई। यहाँ पे हमने assumption ली है कि हमारा ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। ऑल्दो और ट्रांसफार्मर्स 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर हमेशा एनर्जी के लॉसेस होते हैं। ठीक है, और हम इन एनर्जी के लॉसेस को अब पढ़ने जाएंगे। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पहले कॉपी कर लीजिए और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। Any questions, anyone? इसको कॉपी कर लीजिए। ये बच्चों कॉपी हो गया। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में? इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर्स आपके 100% एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है जी, इसमें अच्छे खासे एनर्जी लॉसेस होते हैं। और क्या क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं हम ये वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास है दैट इज कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्या चीज़ होती है? तो हमारे पास जो कॉपर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में इस्तेमाल करते हैं इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं
and that impurities due to that impurities heat energy is produced in the primary and secondary coil, ठीक है, जिसकी वजह से करंट के फ्लो के अंदर हिंड्रेंस होती है और इसकी वजह से हीट की वजह से हमारी कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस हो जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की एनर्जी के अंदर, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज कॉपर लॉस, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, कॉपर लॉस क्या होता है। The copper, the copper wires used in primary and secondary coil, the copper wire, the copper wire used in primary and secondary coil, the copper wire used in primary and secondary coil is having some impurities, is having some impurities, is having some impurities which increases the resistance of the wire, is having some impurities which increases the resistance of the wire, which increases the resistance of the wire, due to which some energy is lost in the form of, due to which some energy is lost in the form of heat, some energy is lost in the form of heat, some energy is lost in the form of heat in primary and secondary coil, in primary and secondary coil, full stop, full stop के बाद due to heat, due to heat, the flow of current in primary and secondary coil, due to heat, the flow of current in primary and secondary coil is also disturbed. Due to heat, current in primary, the flow of current of in primary and secondary coil is also disturbed. The flow of current in primary and secondary coil is also disturbed. ठीक है जी, that clear? सवाल पूछना है इसमें किसी ने? आवाज बेटा मैंने जोर से ही बोल रहा हूँ और मेरे ख्याल से सही आ रही है, बाकियों को भी आवाज लो आ रही है मेरी? अच्छा जी, चले जी, नेक्स्ट लॉ के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट लॉस हमारे पास क्या होता है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ अपनी आवाज को एक दफा। अगर माइक की आवाज कम है तो मैं बढ़ा देता हूँ माइक की आवाज। नेक्स्ट लॉस को हम क्या बोलते हैं? द सेकेंड लॉस इज नोन एज आयरन लॉस, ठीक है, हेडिंग लगाइएगा आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम कभी कभार हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। आयरन लॉस हमारे पास क्या होता है?
आयरन लॉस हमारे पास होता है सबसे पहले, एक कैटेगरी आयरन लॉस की होती है हिस्टेरेसिस लॉस। आयरन लॉस की फर्स्ट कैटेगरी है हिस्टेरेसिस लॉस, और दूसरा जो होता है दैट इज एडी करंट लॉस। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में दो किस्म के लॉसेस हमने पढ़े, एक होता है हमारे पास कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। एक फ्लक्स लीकेज लॉस भी होता है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन आयरन लॉस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एक दूसरा होता है एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो आयरन का जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, इट शुड बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी प्योर आयरन का बना हो, ताकि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली हो सके। ठीक है, इट शुड बी इजीली मैग्नेटाइज, जैसे ही हम करंट ऑन करें वो मैग्नेटाइज हो, और जैसे ही हम करंट को ऑफ करें वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट में तो जैसे ही करंट अपनी वैल्यू पे नेक्स्ट जीरो वैल्यू पे पहुंचे तो वो जीरो हो जाना चाहिए, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जब जाए करंट तो वो अपने फ्लक्स को अपोजिट डायरेक्शन में, अपनी फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आयरन के अंदर थोड़ी सी स्टील वगैरह की हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की मिलावट हो जाती है, जिसमें से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपके पास इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स को कैंसिल करने में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम समझ लें ये एक आयरन है और हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसकी सारी की सारी डोमेन लाइंस जो होंगी वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, होना ये चाहिए आइडियली कि जैसे ही मैं ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे से हटाऊं, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस दोबारा क्या हो जानी चाहिए, स्कैटर्ड हो जानी चाहिए। यानी इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है जी, इसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जानी चाहिए, ये आइडियल केस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ डोमेन्स लाइन सीधी रह जाती हैं। ठीक है, लेट्स से वो यूं ही पॉइंट करती रह गई हैं। और अब जब मैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है, कुछ लाइंस अभी भी सीधी हैं। देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन वाली इन डोमेन लाइंस को वापस इनकी न्यूट्रल पोजीशन पे लाने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है जी, और इस किस्म के जो लॉस को हम कहते हैं वो हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, सिंपल समरी ये है इसकी कि आपके पास द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन का कोर बना हुआ होना चाहिए, ताकि इसके अंदर हमारे पास इजीली टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज हो ये। और ये ना हो कि जब करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे तो कुछ जो फ्लक्स है वो उसको न्यूट्रल करने में लॉस हो जाए। ठीक है जी, देखिएगा इसके बारे में। ड्यू टू स्टील इम्प्योरिटीज इन आयरन कोर, due to steel impurities in iron core, due to steel impurities in iron core, the core do not easily magnetize and demagnetize. Due to impurities in iron core, the core do not easily magnetize and demagnetize. Do not easily magnetize and demagnetize. Do not easily magnetize and demagnetize. Some of the flux is wasted. Some of the flux is wasted in this process. Some of the flux is wasted in this process. Some of the flux is wasted in this process. Hence, some energy is lost in it. Hence, some energy is lost in it. Hence, some energy is lost in it.
and this is known as hysteresis loss, and this is known as hysteresis loss. अच्छा जी, तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं होता इजीली, और इसमें हमारे पास कुछ फ्लक्स लॉस हो जाता है, और ये जो फ्लक्स लॉस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। इसके बाद बात करते हैं एडी करंट की। जी, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसकी वजह से ईएमएफ बनता है, और वो ईएमएफ उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हिस्टेरेसिस लॉस का क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम कॉपर लॉस का सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम प्योर से प्योर कॉपर इस्तेमाल करें। हिस्टेरेसिस लॉस का क्या हमारे पास क्या हो सकता है सोल्यूशन, कि हम प्योर से प्योर आयरन का इस्तेमाल करें, मटेरियल हमारे पास प्योर से प्योर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एडी करंट का क्या है मसला, ये सुन लीजिएगा जरा। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, आयरन का कोर, ये इटसेल्फ भी एक मेटल होता है, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल का बना हुआ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है आयरन कोर की वजह से, और बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है सेकेंडरी कॉइल के साथ बिकॉज ऑफ आयरन कोर, और सेकेंडरी कॉइल उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, इस फ्लक्स लिंकेज को क्या करने की कोशिश करती है, अपोज करने की कोशिश करती है। लेकिन जनाब, आयरन इटसेल्फ भी मेटल है, और जब प्राइमरी का फ्लक्स आयरन से लिंक होगा तो आयरन भी इस फ्लक्स लिंकेज को अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। आयरन भी इस फ्लक्स लिंकेज को अपोज करने की कोशिश करेगा, और जब वो इस फ्लक्स लिंकेज को अपोज करने की कोशिश करेगा तो उसमें करंट चलेगा, और वो करंट जो है वो गोल गोल आयरन ब्लॉक के अंदर घूमेगा, और बाय द वे उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट, ठीक है जी। इसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एडी करंट, ठीक है। मैं इसको लिखवा दूं पहले। ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू rate of change of magnetic flux in iron core, due to rate of change of magnetic flux in iron core, ठीक है जी, लिख लिया यहाँ तक। ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन आयरन कोर, EMF induced in the iron core, EMF induced in the iron core EMF induced in the iron core which flow electric current in it, which flow electric current in it, which flow electric current in it, and that current is known as, and that current is known as, that current is known as eddy current, and that current is known as eddy current, ठीक है। due to which the core, due to which the core becomes hotter, क्योंकि करंट जब फ्लो करता है कोर में तो कोर आपकी क्या होनी शुरू हो जाती है, गर्म होनी शुरू हो जाती है। ड्यू टू विच द कोर बिकम्स हॉटर, ड्यू टू विच कोर बिकम्स हॉटर, energy is wasted in the form of heat, energy is wasted in the form of heat, energy is wasted in the form of heat, and flow of current is disturbed in primary and secondary coil, and flow of current is disturbed in primary and secondary coil.
कोर ऑब्वियसली गर्म होती है तो कॉइल्स को भी गर्म करेगी, कॉइल गर्म होंगी आपके पास तो उसकी गर्म होने की वजह से करंट का फ्लो डिस्टर्ब होगा और आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसके बाद हीट लॉस जो है वो आपके पास बढ़ता जाएगा। बाय द वे ये आयरन कोर के अंदर ये कंटिन्यूसली एक करंट फ्लो हो रहा होता है। ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, ये मैं करंट बना रहा हूँ इस दफा। दिस इज करंट जो कि ऑल्टरनेटिंग होता है और इस करंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एडी करंट। ठीक है जी। और एडी का वर्ड क्यों इसको दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि ये गोल घूमता है। कोई भी चीज़ जो गोल घूमती है उसको हम कहते हैं एडी। ठीक है, ये वो एड एडी वाला नहीं है, ये एडी, इसमें एडी का मतलब होता है भंवर। भंवर जो वाटर साइक्लोन होता है ना, उसको भंवर भंवर हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो वाटर साइक्लोन जैसा बेसिकली ये गोल गोल घूमता हुआ करंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडी करंट। ठीक है जी। कोई सवाल पूछना है किसी ने? हम्म, ये हमारे पास एडी करंट होता है और जिसकी वजह से हमारी कोर जो है वो हीटअप होती है और आपके पास एनर्जी लॉसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारे पास एक होता है फ्लक्स लीकेज लॉस। हमारे पास कुछ फ्लक्स जो है वो लीक हो जाता है फ्रॉम द कोर, सम फ्लक्स इज लीक फ्रॉम द कोर। और उसका सोल्यूशन ये होता है कि ट्रांसफार्मर का हमने एक मॉडर्न सा स्ट्रक्चर अब बनाया हुआ है। ट्रांसफार्मर का मॉडर्न स्ट्रक्चर कुछ ये है कि हम इसको ऐसे बनाते हैं, हम कोर को थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा होता ये है कि यहाँ पे हम लोग इधर प्राइमरी कॉइल लपेट देते हैं ऐसे। ऑब्वियसली दिस इज इंसुलेटेड प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल हम इस पे लपेट के फिर इसके ऊपर एक अच्छी खासी इंसुलेशन लगा देते हैं और इसी के ऊपर हम क्या लपेट देते हैं, सेकेंडरी कॉइल को भी लपेट देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों के दरमियान में इंसुलेशन होती है ताकि करंट, अच्छा उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो फ्लक्स है वो आयरन कोर से बाहर लीक आउट नहीं होता, बल्कि देन एंड देयर प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा एडी करंट को अवॉइड करने का क्या तरीका है? एडी करंट को अवॉइड करने का तरीका भी मैं बता दूं। एडी करंट को अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम ये जो ब्लॉक है ये पूरे का पूरा सॉलिड आयरन बनाने की बजाय हम क्या करें कि इसको आयरन की पतली पतली स्ट्रिप्स का बनाएं। ये ऐसे हम लोग बहुत सारी आयरन की पतली पतली स्ट्रिप्स को लेके उससे ये ब्लॉक ऐसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये ऐसे बनाते हैं। अच्छा उसका फायदा ये होता है हमारे पास कि ये हर एक स्ट्रिप जो है उसका एरिया कम हो जाता है। अच्छा एरिया जब कम होता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ना मींस एडी करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस बढ़ना। ठीक है, एडी करंट के उसमें रुकावट बनना। अच्छा ये एरिया हम कम करते हैं पतली पतली स्ट्रिप्स रख के, और बाय द वे हर स्ट्रिप जो है वो लैमिनेटेड होती है इंसुलेशन से, यानी एक दूसरे का करंट, एक स्ट्रिप का करंट दूसरे स्ट्रिप की करंट में जा नहीं सकता। तो ये हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स का ये जो है पतली पतली स्ट्रिप्स का ब्लॉक बना के लैमिनेट करते हैं इंसुलेशन से, और फिर हम इन सबको जोड़ के एक साथ चिपका के एक बड़ा जो है वो ब्लॉक जो है वो बना देते हैं। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या है कि एरिया कम हो जाता है, यानी एडी करंट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। एडी करंट वहीं मर जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एडी करंट कम प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से हमारे पास लॉसेज जो है वो आपके पास काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास एडी करंट का सोल्यूशन है। और फ्लक्स लीकेज लॉस का सोल्यूशन ये है, हम मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? ये अबान पूछे।
फ्लक्स लीकेज लॉस में अमान हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सम ऑफ द फ्लक्स इज लीक्ड फ्रॉम द आयरन कोर, ऑब्वियसली इम्प्योरिटीज की वजह से भी लीक आउट होता है। सम ऑफ द फ्लक्स इज लीक फ्रॉम द आयरन कोर, ठीक है। सो फॉर दैट वी यूज अ मॉडर्न शेप ऑफ ब्लॉक फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। इस तरीके से अबान इसको डिफाइन कर दो कि सम ऑफ द फ्लक्स इज लीक फ्रॉम द आयरन कोर, to avoid that we use modern shape of iron block to reduce this flux leakage। okay, इस फ्लक्स लीकेज को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया ये सबको? यहाँ तक हमारे पास हो गया ट्रांसफार्मर। बाय द वे यहाँ ट्रांसफार्मर हमारा खत्म हो गया। अच्छा, एडी करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट क्या चीज़ होती है? तो एडी करंट कोई भी ऐसा करंट जो कि किसी कंडक्टर में गोल गोल घूम रहा हो, उसको हम एडी करंट बोलते हैं। द करंट विच फ्लो इन द कोर, इन द आयरन कोर राउंड, और जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता हो, हीटिंग इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। फिर से सुनिए, जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें जब करंट बनता है और वो करंट अगर गोल गोल घूमे और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करे, कि कोई काम धंधा ना करे, बस हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करे, तो उस करंट को हम क्या नाम दे देते हैं? एडी करंट का नाम देते हैं। हाँ, अगर अच्छा वाला करंट हो जो हमारे किसी काम आ रहा हो तो उसको हम एडी करंट ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा करंट जो किसी काम का नहीं है, बस वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा हो, हीट एनर्जी में लॉसेज हमारे पास बढ़ा रहा हो, तो ऐसे करंट को व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एडी करंट। हम उसको एडी करंट कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ एडी करंट से रिलेटेड, एक पास पेपर्स का सवाल डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डायोड और रेक्टिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, जी बच्चों, ये क्वेश्चन एक देखिएगा। ठीक है, और से क्वेश्चन को देखिए। नवंबर 2006 का सवाल है। अ मेटल डिस्क इज स्विंगिंग फ्रीली बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे पास एक मेटल डिस्क है जो फ्रीली मूव कर रही है बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। एक्चुअली ये ऑसिलेट कर रही है। अच्छा, जब ये ऑसिलेट करती हुई एक साइड पे जाएगी तो मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं उसके दरमियान में मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगी, या उसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि इस डिस्क के अंदर हमारे पास करंट फ्लो करेगा, और वो करंट इस डिस्क में गोल गोल घूमेगा, तो यकीनन वो करंट क्या होगा? एडी करंट होगा या एडीज करंट होगा। क्या कह रहे हैं भाई? व्हेन व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन,
the disk comes and left after few oscillation. बाय द वे, हम जब इस डिस्क को में इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब ऑन कर देंगे, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल्स हैं, सॉरी परमानेंट मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी जब इनको मैग्नेटाइज कर देंगे नीचे वाले पोल्स को, तो ये डिस्क बड़ी तेजी से जो है वो रेस्ट में आ जाएगी. स्टेट Faraday's law of induction and use the law to explain the EMF induced in the disk. जी, क्या है भाई Faraday's law of induction और कैसे इसके अंदर इंड्यूस EMF हो रही होगी, बताइए. जी, कोई बताएगा. Faraday's law of induction ये कहता है the induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. As the disk move in the magnetic field, it cuts the magnetic flux, which produces EMF in it. Yeah, as the disk oscillate in the magnetic field, due to rate of change of magnetic flux, induce EMF in the disk. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में Faraday's लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहता है कि ईएमएफ जो बनता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, और जैसे ये डिस्क इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऑसिलेट करेगी तो इसका ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगी, और उसको काटने की वजह से इसमें क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा. एक्सप्लेन बाय द एडी करंट आर इंड्यूस इन द डिस्क. एडी करंट क्यों बनेंगे, क्योंकि ये करंट जो है ये इस डिस्क में गोल गोल घूमेंगे, और इस डिस्क में जब वो गोल गोल घूमेंगे तो वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को डिस्क की किस में लॉस करेंगे, किसके अंदर लॉस करेंगे, हीट एनर्जी के अंदर लॉस होगा. यानी आपके पास सिंपल एक वर्ड्स में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो की वजह से इस डिस्क में डैम्पिंग होनी शुरू हो जाएगी ऑसिलेशन के अंदर. यूज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन व्हाई डिस्क कम टू रेस्ट आफ्टर फ्यू ऑसिलेशन. क्यों कुछ ऑसिलेशंस के बाद जो है वो डिस्क रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी. इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपके पास उसकी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. और ये बेसिकली जो ईएमएफ बन रहा है ये इसकी मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको अपोज कर रहा है. बाय द वे, ये कौन सा लॉ है कि जो ईएमएफ बन रहा है ये इसकी मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस लॉ? जी, दैट्स एक्चुअली लेंस लॉ. ये लेंस लॉ है, यानी जो हमारे पास ईएमएफ बन रहा होगा इस डिस्क के अंदर वो बेसिकली ऐसे बनेगा कि इसकी ऑसिलेशन को, अगर ये राइट पे ऑसिलेट कर रहा है तो ईएमएफ इस पे कैसा बनने की वजह से कैसा फोर्स लग रहा होगा, लेफ्ट के ऊपर, और जब ये लेफ्ट पे ऑसिलेट कर रहा होगा तो ईएमएफ की वजह से जो फोर्स कर रहा होगा वो राइट की तरफ लग रहा होगा. हर हाल में ये इसकी मोशन को या फ्लक्स लिंकेज को अपोज कर रहा होगा. ठीक है. और उसी की वजह से इसके अंदर डैम्पिंग प्रोड्यूस हो रही होगी. ठीक है जी. अच्छा, मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जो हमारे पास ट्रेन्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स जो होते हैं वो रबर के नहीं बल्कि लोहे के बने हुए होते हैं. तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक दबाते हैं तो इसी तरीके से यहाँ एक डिस्क जो है वो रोटेट हो रही होती है. ये हमारे पास ट्रेन का पहिया जो है ये रोटेट हो रहा है. ठीक है. और जैसे ही हम बटन दबाते हैं ब्रेक का तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस के अंदर जो है क्या नाम है इसका, डिस्क के अंदर जो है ईएमएफ बनता है. वो ईएमएफ इसकी क्लॉकवाइज लेट से अगर ये घूम रहा है तो जो ईएमएफ बनेगा वो इसके अंदर कैसा मोशन क्रिएट करने की या कैसी टॉर्क क्रिएट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करने की कोशिश करेगा. और इसी वजह से ये आपके पास व्हील जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रुक के रेस्ट स्टेट में आ जाता है. एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द यूज ऑफ एडी करंट. एडी करंट के कई यूजेस भी हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे घरों में जो इंडक्शन मोटर है, जो हमारा सीलिंग फैन होता है, इट इज़ एन इंडक्शन मोटर. और ये इंडक्शन मोटर जो है ये भी बाय द वे हमारे पास एडी करंट की वजह से चल रही होती है. ठीक है. इसमें एडी करंट होता है और उस एडी करंट की वजह से इसके अंदर ये घूम रही होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं ये भी एडी करंट पे चल रहे होते हैं. फर्नेस जो होते हैं ना, मेटल फर्नेसेस जो होते हैं जहाँ पे हम मेटलर्जी के अंदर मेटल्स को वो पिघलाते हैं और मिक्स करना होता है हमें गोल्ड को सिल्वर में, या इस तरह से मेटलर्जी करनी होती है, तो उसके अंदर भी जो है हमारे पास एडी करंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हीट कर सकें मेटल्स को जो है. ठीक है भाई.
आई बिलीव यहाँ पे आज की क्लास में हम रोकते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। कल इंशाल्लाह फिजिकल क्लास है। कल मैं आप लोगों को डायोड और रेक्टिफिकेशन जो है वो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इंशाल्लाह उसी क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। नहीं, उसमें तैयब हम एडी करंट ही कहेंगे उसको। एडी करंट की वजह से हमारे पास जो ट्रेन की व्हील की मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में लॉस हो जाती है ना, वो लॉस हो जाती है। होती तो लॉस ही है ना एनर्जी, तो वो एडी करंट ही कहलाएगा ना तैयब फिर तो। हाँ, उससे हम चला के दिखा रहे हैं, उसके थ्रू जो है वो हीट एनर्जी की वजह से हम ट्रेन को रोक रहे हैं। हमने जैसे कहते हैं ना, नुकसान में भी फायदा निकाल लिया, तो वो चीज़ है एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली में वो एडी करंट ही है ना, क्योंकि वो गोल बन रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है बस। ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा है कि हमारे पास जो एडी करंट जो हमारे वो होता है जो किसी काम का नहीं होता। मैंने कहा एडी करंट वो करंट जो गोल घूमता है और हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उसको हम एडी करंट कह देते हैं सिंपल। ठीक है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ रोकते हैं। अल्लाह हाफिज।